हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का ये जो एडिटोरियल है ना, ओपेड द गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया, ये बहुत ही ज़बरदस्त। आप खुद देख सकते होगे, मैंने इतने लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी सब कलर यूज़ कर लिया है बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली GS3 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योर से रिलेटेड, इनफैक्ट एनर्जी ट्रेड से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगर आप एनर्जी, स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मामला है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ समझोगे, कुछ अगर आपको पढ़ना होगा, ये जो एडिटोरियल है वो सबसे मस्त है। इसके बाहर से आप कुछ मत पढ़ना। अभी हम समझेंगे बहुत डिटेल में क्या है, लेकिन उससे पहले आपके आंसर्स पे हम चलेंगे। तो आपके आंसर्स जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे वो मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ। ये है राइट, ये कल का हमारा वीडियो था जहाँ पे लगभग ये क्वेश्चन मैंने दिया था। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ कम्युनल वायलेंस और सो फोर्थ। उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था कि भाई 24 अप्रैल क्या है इम्पोर्टेंस उसका। सो प्रांजल ने, अब अभी ने और वरुण ने, विधि ने, इन सब ने इस चीज़ को मेंशन किया है। द बेस्ट आंसर इज हैज़ कम फ्रॉम प्रांजल। अभी ने भी पूरा बताया है और वरुण वरुण ने भी पूरा बताया है। सो बेसिकली गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, तो मुझे एक ख्याल आया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, थोड़ा सा इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। तो मेरा ये मानना था कि क्यों ना हम संवाद करें, क्यों ना हम डिबेट करें, राइट? क्यों ना हम कॉन्वर्सेशन करें या फिर बहस करें किसी टॉपिक को लेके। सो वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। यूट्यूब लाइव हम करेंगे संवाद, यानी कि डिबेट किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे कम्युनल वायलेंस हो गया, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, जैसे कि फेसिज्म हो गया, ओलिगार्की हो गया, या एनीथिंग। सो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मुझे टॉपिक बता दीजिए। ओके, आप लोग मुझे टॉपिक बता दीजिए, सर इस टॉपिक पे करते हैं। कंसेप्चुअल क्लियर होगा, फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। ओके, ओपिनियन बेस्ड तो होगा ही होगा, फैक्ट्स के बेस से बात करेंगे ताकि हमारी तैयारी और भी अच्छी हो। ठीक है, जब आप एक, होती है ना कि पढ़े लिखे आदमी जब चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो जो ज्ञान का स्रोत होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन जो डिलीवर होती है, वो मज़ेदार होती है और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है कि इनकी भी बात सुने, इनकी भी बात सुने। डिबेट ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आप टॉपिक बताइए, मैं आपको बता दूंगा किस टाइम हम मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जैसे कि अभी प्रांजल थे, अभी थे, वरुण थे, आप मुझे अपने डेली चैलेंजेस कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे नहीं तो हमारा जो कम्युनिटी स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि इन इन एरियाज में आपको चैलेंजेस हो रहा है। आई नो यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड, यू गाइज आर वेरी डेडिकेटेड एस्पिरेंट, बहुत ही पैशनेट हो आप। ठीक है, जिस भी एरिया में अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है ज़रा सा भी, तो आप एक पुलिंदा, मतलब कि क्वेश्चन पेपर वो बना सकते हैं आप, नोट्स, कि ये एरियाज हैं जहाँ पे आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टक और मे बी देर इज सम प्रॉब्लम। तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, उसको चैलेंज डिस्कस करेंगे, जो भी आपके चैलेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एक तो डिबेट वाली बात, संवाद वाली बात, और दूसरा जो चैलेंजेस हैं उसको आप लोग बताइए, हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आके हम हैबिटेट पे कर सकते हैं, जो हमारा कम्युनिटी स्पेस है, हम गूगल मीट सेशन भी रख सकते हैं उसके लिए। ओके, सो लेट अस ओपन अप, डिस्कस करते हैं, और जितनी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को एलैबोरेट करते हैं, अपने एक्सप्लेनेशंस को, अपने इनलाइटेंड करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, तो उतना ज़्यादा हमारे पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। सो आई एम श्योर जिन्होंने नहीं देखा, आप प्लीज़ जाइए और इसको देखिए। बहुत ही यूनिक प्रोग्राम्स हैं एंड इट्स ऑल फॉर यू, कुछ हमारे लिए नहीं, इट्स ऑल फॉर यू। ओके, चलिए, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को हिट करिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, कंपटीशन शेयर करने से नहीं बढ़ता है, ठीक है, लेकिन शेयर कर दीजिए, क्या पता आपके दोस्तों की भी थोड़ी सी मदद हो जाए। क्या पता जो लोग जागरूक सिटीज़न हैं, जो लोग यू नो कि जो समझना चाहते हैं कंसेप्ट को, वो भी समझ सकते हैं।
आइए समझते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने ऐसे उठा लिया था बेसिकली। ये मैं अब चलता हूँ यहाँ पे। ये जो है इस साइड आ सकते हैं, एंकरिंग इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेप इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, ये थोड़ा सा वो बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करता है कि अब ये चीज़ महंगी होगी, अब ये चीज़ महंगी हो सकती है। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब कंज्यूमर क्या करेगा? बेसिकली अगर आप नॉर्मली मैं और आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप वो देख लीजिए, तो यू विल बी द राइट पर्सन टू जज, टू एंटिसिपेट कि भाई इस एरिया में बढ़ने वाला है, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन यही तो होता है ना, कि वो जो डिमांड सप्लाई का मैच नहीं होता है तभी भाई इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, सो कंज्यूमर, बिजनेसमैन, इनफैक्ट ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो लोग अपने पर्सनल बिहेवियर से पता कर लेते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी वालों को ये पता रहता है कि अब जो है महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास अब जो है रेंट पे घर देने के लिए घर नहीं है, ज़मीन के दाम इतने ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ा दिया जाएगा रेट। ठीक, इनफैक्ट 15,000 का जो किराया है वो 20,000 कर देंगे, लोग आके लेंगे। ठीक है, सो एक पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है। ये बेसिकली वही बात कही गई है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको हल्का सा जूम आउट कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैंने जब पूरा पढ़ा तो मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि मतलब इतना मज़ेदार नहीं है। एक ये सर्वे हुआ था, आरबीआई ने करवाया था, ये थोड़ा सा देखने लायक है, अदरवाइज इट्स ओके। ये आरबीआई रिलीज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड फॉर मार्च 22, 8 अप्रैल को रिलीज़ किया गया था। इसका रिजल्ट जो है वो पॉलिसी मेकर्स को ही फ़ायदा कर सकता है, बहुत ज़्यादा हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें जो इम्पैक्ट, जो पर्सपेक्टिव को टच किया है वो जेंडर वाइज टच किया है। जो मेन और वुमेन है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। वुमेन जो कि होम मेकर, जो कि एक बहुत डोमिनेंट डिसीजन मेकर मानी जाती है होम मेकर के बावजूद, और मेन जो कि फिनेंशियली इन्वॉल्व रहता है उस कैपेसिटी में, तो एक डोमिनेंट पोजीशन माना जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव में जो वुमेन हैं वो ज़्यादा जल्दी एंटिसिपेट कर लेती हैं जो घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन पे इन्फ्लेशन, और जो मेन होते हैं वो अपने आसपास के जो उनकी कंज्यूम होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें कही गई हैं कि भाई कोविड-19 पर बंदे घर बैठते थे, वर्क फ्रॉम होम चलता था, कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी। उस वजह से क्या हुआ कि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स थे उससे 10 गुना ज़्यादा, या मे बी 24 टाइम्स ये ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम होने लगी, तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम होने लगी। इस वजह से भी इन्फ्लेशन का एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ का और फिर नॉर्मल कमोडिटीज़ के दाम बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होता है कि जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी किसी भी एक कमोडिटी की, भाई उससे डिमांड भी तो उतना ज़्यादा होगी ना, राइट। आपने ये देखा होगा कि कोविड टाइम पे बहुत जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग, वो गाड़ी वाड़ी खूब खरीदते थे, राइट, कि भाई क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब उसकी इतनी डिमांड नहीं है, दे आर वेरी लिमिटेड पीपल दे आर गोइंग टू बाई, इस वजह से उसके मार्केट स्टेबल रहता है, उसका दाम में उतनी फ़र्क नहीं आता। लेकिन जो चीज़ अनस्टेबल है, जैसे कि ये ग्रॉसरीज़ हैं, डेली की ग्रॉसरीज़ हैं, चाय पत्ती हो गया आपका, दूध हो गया आपका, शैम्पू हो गया, अंडे हो गए, और भी अदर कुछ जो ग्रॉसरीज़ हैं, एप्पल वगैरह हो गए, इनके दाम फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, सप्लाई डिमांड बढ़ती रहती है। जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं वो लोग फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं वो लोग भी फ्रूट्स खाते हैं, जो लोग हेल्दी नहीं भी रहना चाहते हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती खाते हैं। सो ये एक डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। इस सर्वे में ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने कवर किया है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आर्टिकल है, पढ़ते पढ़ते मुझे मज़ा आ गया। हम अभी समझेंगे कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ठीक है, सो
बात यहाँ की जा रही है कि साउथ एशिया हैज़ ऑलमोस्ट अ फोर्थ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है हमारा, उसमें से वर्ल्ड की लगभग वन फोर्थ पॉपुलेशन रहती है, फोर्थ पॉपुलेशन रहती है, ओके, जो कि वर्ल्ड का लगभग 5% का लैंड मास ऑक्यूपाई करती है। अब बात ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन साउथ एशिया हैज़ राइजन एक्सपोनेंशियली। कहा जा रहा है कि 340 टेट्रा वॉट जो कि 1990 में हुआ करता था, वो अब हो गया है कितना, 1500 टेट्रावाट इन 2015। इट्स लाइक डबल ट्रिपल फोर टाइम्स ज़्यादा हो गया है इसमें, ठीक है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रिसेंटली, वाइल भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका अकम्प्लिश्ड दिस इन 2019। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रियल और जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और रूरल एरिया तक इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच रही है, 100% रूरल एरिया तक। अब घर घर में बिजली है वो अलग बात है, वो है कि नहीं, बट हर गांव में ये पोल देख रहे हो आप, ये बिजली वाला, दिस वन, हर गांव में, हर रूरल एरियाज में ये है, लगा हुआ है, एंड दिस इज हाउ दे हैव अचीव्ड। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के लिए ये फिगर 100% ना होके 94.4% है, ठीक है। वहीं अफगानिस्तान में 97.7 है, जबकि अफगानिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली भूटान, पाकिस्तान में 73.91 है, और भूटान हैज़ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन साउथ एशिया। सबसे सस्ती भूटान में इलेक्ट्रिसिटी है। इनफैक्ट भूटान भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है आसपास के अपने कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि भूटान एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को भी करता है, लगभग 100 मिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट करता है भूटान इंडिया को, इंडिया भी करता है, अभी हम वहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि भाई बहुत चीप है इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे, भूटान में, ओके। वाइल इंडिया हैज़ द हाइएस्ट कंजम्पशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज ऑफ कोर्स पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं यहाँ पे, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इंडिया में जो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, राइट। चीपेस्ट नहीं है लेकिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। Now, the Bangladesh government has significantly revamped power production, resulting in power demands of 4942 किलोवाट आवर इन 2009, और अब देखिए 2022 में लगभग 25,514 मेगावाट। ये है उपलब्धि बांग्लादेश की, ठीक है, जहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन कहाँ पे किया गया था बात, ये कॉप की अभी डिस्कशन हुई थी, COP 26, जहाँ पे ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, मोदी जी गए भी थे, बहुत सारी बातें भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई इंडिया ऑलरेडी एक रिन्यूएबल एनर्जी के मोड में हो रहा है, और 40% उसकी जो टोटल कंजम्पशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो रही है, वाइल पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिड्यूस पावर शॉर्टेज नेगेटिवली इम्पैक्ट, ठीक। अब हम यहाँ आते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज़ है हमारे साउथ एशिया की, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है साउथ एशिया की, उसका जो एम है इज़ लाइक प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, हर घर में बिजली, हर घर में पानी, हर घर में खाना। नेता लोगों का सबसे बड़ा ये वादा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में कैसे पूरा होगा उसी के बारे में हम ये समझ रहे हैं अभी, ओके। सो एम क्या है, पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ का एम यही है कि भाई हर घर में बिजली होनी चाहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई बिजली की सप्लाई ऐसे हो कि बहुत रिलायबल हो, और ऐसे हो कि चीप हो, बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो, और जो उसको कंज्यूम करने का जो मेथड हो वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि हम 2-2 महीने 3-3 महीने लगे हैं लाइन में और बिजली के लिए, और बिजली आ नहीं रही है, ये पोल गड़ रहा है, वहाँ से तार टूट गया है, सो एंड सो फोर्थ। देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन हैपन, विच हैज़ हैपेंड, विच इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। अभी मैं जहाँ कल रह रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे लाइट चली गई थी कल रात में, सो 2-3 घंटे के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, बट येस। सो सो बेसिकली क्या हुआ है कि इन क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें रीजनेबल रेट चाहिए, हमें अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ये चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ें होंगी कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए, और वो क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि इंक्लूड्स generation, transmission, distribution, rural electrification, research and development, environmental issues, research, conversation, human training and also and so forth, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप देख सकते हो
हम सब पार्ट जो अपने मेंस आंसर में हम लिखते हैं वो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये कुछ इश्यूज हैं जिसको अगर हम एड्रेस करें तो हम भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला स्टेट हो सकते हैं। क्या क्या इश्यूज थे वो मैंने आपको बता दिया, आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों देयर आर सम जोग्राफिकल डिफरेंसेस एज वेल, और उस जोग्राफिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत तहत लोग अपने जो स्टेट हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, आसपास के जो स्टेट हैं, वो उस हिसाब से पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। जैसे इंडिया जो है वो हैविली डिपेंडेंट है ऑन कोल, कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, नियरली 55% जो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस होती है। वहीं पे 99.9 ऑलमोस्ट 100% जो नेपाल की एनर्जी है वो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस होती है। आप ये ध्यान लगा लीजिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कि 55% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है कोल से भारत में, और 99.9% नेपाल की जो एनर्जी है वो हाइड्रो पावर से आती है। और बांग्लादेश की 75% ऑफ पावर प्रोडक्शन रिलायज ऑन नेचुरल गैस, और श्रीलंका का ऑन ऑयल, स्पेंडिंग मच ऑन 6% ऑफ जीडीपी ऑन इंपोर्टिंग ऑयल। अभी श्रीलंका की हालत खराब है, लेकिन हाँ वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तब जाके उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतनी लीन है, इतनी इजी कंजम्पशन है, और 100% वो अचीव कर ले रहे हैं। हालांकि श्रीलंका की बात अलग है, लेकिन फिर भी अचीव किया है, इंपोर्ट करके अचीव कर लिया है, ये तो काबिल तारीफ है। ठीक है, सो अभी हम ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, राइट? सो इंडिया इन मामलों में थोड़ा सा पीछे है, दो वी आर लार्जर इन पॉपुलेशन, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लेकिन अभी भी हम इन मामलों में थोड़ा सा पीछे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में। नाउ इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रोथ एंड एसडीजी, अभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रोथ एंड एसडीजी की बात करें तो यहाँ पे बात आ रही है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है, राइट? ये न्यूज़ में हमने कवर कर लिया है, पेपर में। ओके, सो इलेक्ट्रिफिकेशन की जब बात आ रही है, सो ऑलमोस्ट अगर इलेक्ट्रिफिकेशन अगर 0.5% से भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप ये लगा लीजिए कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 1% इन जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है नॉट ओनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल, बट इट ऑल्सो एड्स एग्रीगेटेड इनटू इकोनॉमी। ठीक है, फॉर मिडिल क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मोर इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल कि आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, शहर में बहुत महंगी ज़मीन है, तो आप किसी रिमोट एरिया में या रूरल एरिया में आप कुछ स्टैब्लिश करना, लेट्स से कि आप इलेक्ट्रिक प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर कोई भी टेक्सटाइल कंपनी, या फिर सोलर प्लांट बनाने की जो मशीन है, वो सारी चीज़ें आप स्टैब्लिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो होती ही होती है, राइट, फॉर वेरियस पर्पजेज, राइट? सो जब तक आपके पास, जब आप रिमोट एरियाज में जाओगे और आपके पास चीप लैंड होगा, आपके पास वहाँ पे चीप लेबर मिलेंगे, तब जाके, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आपको अगर वहाँ मिलेगी तो ही प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, तो ही सारी चीज़ें लाइंड अप होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या मतलब है? और उस कंसेप्ट से आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, गवर्नमेंट फंड भी कर सकती है। सो दे आर मेनी थिंग्स अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मोर इलेक्ट्रिसिटी लीड्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारे ठीक होगी, राइट? which is more feasible option as opposed to other forms of investment such as foreign direct investment, right? कि भाई डायरेक्ट पैसा आ रहा है बाहर से और अंदर आंख बंद करके लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, या फिर दो नंबर का काम भी हो सकता है उसमें, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी सोल है, वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो इससे रिलेटेड जो है, अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इसने लिंक कर दिया है एसडीजी गोल से। अब वो कैसे काम करता है एसडीजी गोल, अब यहाँ देखिए, ये मैंने ब्लू कलर का पूरा हाईलाइट किया है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई सारे गोल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। सो गोल 7 क्या कहता है? तो बेसिकली सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल बांग्लादेश इज अ ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। अब वो क्या कहता है? 7 ये कहता है कि टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव एक तरीके से कर लिया है, जो कि बाय 2030 तक करना था, लेकिन बांग्लादेश इज लाइक ऑन द वे, ऑन द वर्ज ऑफ अचीविंग इट। ओके, फीमेल एंटरप्रेन्योर कुछ वहाँ पे थी जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को
5 को भी अचीव कर रखा है, जैसे विच अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, राइट। सो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव, कोई भी ऐसा स्कीम जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करता है और उनको जॉब देता है, उनका कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण हिंदी में, एम्पावरमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप अगर आती है, सो उस मामले में वो कंट्री एसडीजी गोल का जो 5 है वो अचीव कर लेती है, विच इज़ अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स। नाउ India's pledge to move 40% total energy produced to renewable is a big step. इंडिया ने, मतलब मोदी जी ने कहा था COP26 में, तो विच मीन्स कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ बात हो रही है तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जहाँ पे एसडीजी गोल 9 आ जाता है, विच इज़ बिल्ड रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। ठीक है, तो इसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 को भी अचीव किया जा सकता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बात करें भूटान की, नेपाल की, तो इन लोगों ने 9 को अचीव किया हुआ है और कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज ऑन द वे। ओके, नाउ 4 इज एनर्जी एक्सेस हेल्प्स ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू अफोर्डेबल इंटरनेट। अब देखो एसडीजी 4 में क्या बोला गया था, एसडीजी 4 में यही बोला गया था कि टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो इससे क्या होता है भाई, बिजली रहेगा तभी तो पढ़ोगे। ठीक है, कब तक आप लाल बत्ती लालटेन में आप पढ़ोगे? पढ़ सकते हैं लोग, पढ़े हैं लोग, पढ़ के बड़े बड़े अफसर भी बने हैं लोग, लेकिन वो तो एक ऑल्टरनेटिव है ना, परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं वो। परमानेंट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट, बिजली होनी चाहिए, राइट। स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वेलफेयर स्टेट का जो नियम है, जो रूल है, वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट कि भाई जनता के लिए करें और बेसिक नीड्स हैं ये इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। सो अगर ये पूरी होती है तो डेफिनेटली एसडीजी गोल 4 भी पूरा होता है। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, ठीक। एसडीजी गोल 1, अगर मोर पीपल एम्प्लॉयड होंगे तो गरीबी नहीं होगी। कितना सही जोड़ रखा है। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है, इसको नोट कर लो कॉपी में, मैं शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी स्पेस में, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये स्पेसिफिकली ये पूरा का पूरा आप नोट कर सकते हैं और GS3 के आंसर्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये तो ऐसी चीज़ है कि एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो सोलर एनर्जी, एनर्जी ट्रेड हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है, बायलैटरल रिलेशन अगर एनर्जी ट्रेड से रिलेटेड अगर आया कहीं, और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड अगर एनर्जी के ऊपर कहीं बात आई, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कहीं बात आई, इतने सारे एंगल्स मैंने आपको बता दिए, ये सब मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है ना, मतलब अच्छा कंटेंट ये। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर भाई साहब आप एजुकेशन अचीव कर ले रहे हो, मतलब कि अगर आप पावर्टी हटा दे रहे हो, नाउ लास्ट इज ऑल्सो एक्सेसिबल टेक बेस्ड हेल्थ सोल्यूशन। मतलब कि अगर बिजली रहेगा तो टेक बेस्ड हेल्थ सोल्यूशन भी तो रहेगा। लोग इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, तो बिजली नहीं रहेगी तो वो सब कैसे यूज़ होगा, राइट। सो हेल्थ सोल्यूशन भी इसका है, जिससे एसडीजी गोल 3 कंप्लीट होता है। वो क्या है? टू एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ये दोस्तों आप अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हुई, वैसे कि आप अपने तरफ से भी बना के लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो उससे भी आप एसडीजी गोल बना के लिख सकते हो, राइट। कि भाई अच्छा फूड, अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो एसडीजी 3 भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अच्छा फूड, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो भी एक तरीके से अचीव हो सकता है। लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इक्विटेबल ग्रोथ रहेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम रीजनल एनर्जी ट्रेड। अच्छा, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है, रीजनल एनर्जी ट्रेड। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे चीज़ें स्टेप की थी, लेकिन जैसे कि फ्रेमवर्क बनाया था, एनर्जी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2014 में बनाया था, लेकिन वो उतना इम्प्लीमेंटेशन उतना सही से हो नहीं पाया, राइट। सो दिस इज स्टिल इन क्वेश्चनेबल, बट देयर आर फ्यू बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एनर्जी ट्रेड अग्रीमेंट सच एज इंडिया नेपाल पाइपलाइन डील,
इंडो भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर, जैसे म्यांमार इंडिया और बांग्लादेश गैस पाइपलाइन है, जैसे कि BBIN जिसको कहते हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये जो सब रीजनल नेटवर्क फॉर एनर्जी कोऑपरेशन, और फिर तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, रूमर टू बी एक्सटेंडेड टू बी बांग्लादेश में भी आगे जुड़ सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, अगर हम पीस बिल्डिंग करने के लिए उसके लेंस से अगर देखें, तो एनर्जी ट्रेड वाला जो मामला है वो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। इट्स एन अमेजिंग स्टेप टू फॉर्म अ ग्रेट चैनल इन बिटवीन टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज, राइट। यही बात यहाँ लिखी हुई है, इफ ट्रेड एनर्जी इज लिंक्ड एंड परसीव्ड थ्रू लेंसेज ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, देन क्या हो सकता है भाई, जो रीजनल सिक्योरिटी अप्रोच है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी अप्रोच है, ठीक है, और उसमें कई सारे स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व होंगे, इनकी वजह से हमारा जो ट्रेड प्रोसेस है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है, थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है, हैसल फ्री हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और सबसे बड़ी बात सक्सेसफुल हो सकता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड और येलो से, दैट भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, ठीक है, सफिशिएंट फॉर ऑलमोस्ट 25% ऑफ डेली एनर्जी डिमांड, विच अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम कहाँ से जाता है, कोकराझर पावर प्लांट इन आसाम। सो आसाम के इस पावर प्लांट से लगभग बांग्लादेश को 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। वहीं भूटान एक्सपोर्ट्स 70% ऑफ इट्स ओन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया, इंडिया को देता है वो। वहीं पे ऑलमोस्ट जितने की $100 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है पूरा, वहीं पे नेपाल ऑन द अदर हैंड नॉट ओनली सेल्स इट्स सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया बट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स फॉसिल फुल भी एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, लगभग 1.2 बिलियन का। सो भले ही ये देश छोटे हैं, भले ही ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भारत की थोड़ी सी छोटी है, लेकिन एनर्जी के मामलों में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामलों में इन्होंने अचीव किया है, मतलब थम्स अप वाली बात है इसमें। ओके, अच्छा, लास्ट में ये बात आती है कि व्हाट इज़ नीडेड। सो बेसिकली क्या चाहिए अभी, वे फॉरवर्ड हो सकता है, की टेक अवेज हो सकता है, जैसे हम मेंस आंसर के लास्ट में लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। सो साउथ एशिया इज रीइंफोर्सिंग इट्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क टू केटर ग्रोइंग एनर्जी डिमांड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ पावर ग्रिड्स, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं पावर ग्रिड का, बट ऑल्सो बाय बूस्टिंग ग्रीन एनर्जी सच एज सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड जो रेजिलियंट एनर्जी फ्रेमवर्क है, दैट इज बेसिकली कैसे अच्छी हो सकती है, बाय बिल्डिंग गुड डिज़ाइन, ठीक है, क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मॉनिटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान होना चाहिए, एंड डेफिनेटली इनोवेशन तो पार्ट है ही है, राइट। सो गवर्नमेंट अलोन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती दोस्तों, सरकार सिर्फ आपको परमिशन दे सकती है, सरकार ऐसी स्कीम्स बना सकती है, फ्लेक्सिबल कर सकती है, पार्टनरशिप का जो मीडियम है उसको ओपन कर सकती है, लेकिन not every time government will make it. It has to be everybody, every stakeholder has to be involved in it. अब चाहे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी आएँ, तो कहा जा रहा है कि भारत में लगभग 2022 में प्राइवेट फाइनेंसिंग अकाउंटेड फॉर 44% हाउस होल्ड पावर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में 44% जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप है, वो हर हाउस होल्ड में लगभग 44% कौन है, प्राइवेट कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, वो देते हैं। इंडिया में वो आंकड़ा 48.5 है, वहीं पाकिस्तान में 53% है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन बी अ हार्बिंगर इन मीटिंग दी एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस रीजन। अब 5% का लैंड मास है पूरे के पूरे एशिया का, और उसमें वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रह रही है, कितनी, लगभग 4th ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रह रही है, काफ़ी ज़्यादा जनता है, बहुत है इसमें, तो डेफिनेटली वो करना चाहिए लोगों को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब तो प्राइवेट कंपनीज भाई बहुत पैसा कमाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये है, और अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है कुछ आज का, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो कंसेप्ट यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के थ्रू है, ये 2 सेट आप कर सकते हैं, मे बी आप अपने मन से 1-2 क्वेश्चन जो है आप करके हमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो दोस्तों वो याद रखिएगा, वो संवाद वाली बात जो हमने यहाँ की थी, ये वाली,
इसको आप ध्यान से याद रखिएगा और इस पे हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, डिबेट करना और मे बी कन्वर्सेशन करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एन एस्पिरेंट कैन डू। उससे आधे घंटे तक ही करिए, लेकिन करिए। ठीक है, टाइम डिवाइड कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम कल के ओपेड एनालिसिस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।